गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ गुफाओं के बारे में, जिसमें से बौद्धकालीन गुफाएं होंगी तथा एक दो जैनकालीन गुफाएं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जोगीमारा गुफा के बारे में। गुफा के बारे में। ठीक है, तो जो हमारी जोगीमारा गुफा थी वह मौर्यकालीन भित्ति चित्र थी। जोगीमारा गुफा हमारी कौन थी? वह मौर्यकालीन भित्ति चित्र थी। ठीक है, जोगीमारा है तो यह नर्मदा नदी के किनारे है। जोगीमारा जो गुफा है कहाँ है? वह नर्मदा नदी के किनारे है। और जोगीमारा गुफा को जो है वरुण देवता का मंदिर भी कहा जाता है। जोगीमारा गुफा हमारी नर्मदा नदी के किनारे है और जोगीमारा गुफा को वरुण देवता का मंदिर भी कहा जाता है। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जो जोगीमारा गुफा है वह 300 ईसा पूर्व की है। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जोगीमारा गुफा 300 ईसा पूर्व की है तथा विंसेंट स्मिथ के अनुसार प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की है। ठीक है, मतलब कि 200 से 100 ईस्वी के पास। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार 300 ईसा पूर्व की है तथा विंसेंट स्मिथ के अनुसार प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की है। अब देख लेते हैं कि जोगीमारा गुफा स्थित कहाँ है। तो यह जोगीमारा गुफा जो है छत्तीसगढ़ में सरगुजा नाम का एक जनपद है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा नाम का एक जनपद है। उस जनपद में रामगढ़ पहाड़ी है। ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी है और रामगढ़ पहाड़ी के पास अमरनाथ नाम का एक स्थान है, वहाँ पर यह गुफा स्थित है। इसके निर्माण बोले तो इसका निर्माण जो है अशोक के समय के आसपास माना जाता है। ठीक है, जोगीमारा गुफा का निर्माण सम्राट अशोक के आसपास का माना जाता है। इसकी खोज 1914 ईस्वी में दो लोगों ने की थी, जिनका नाम था असित कुमार हरदार व समनेरनाथ गुप्ता। 1914 ईस्वी में जोगीमारा गुफा की खोज दो लोगों ने की थी, असित कुमार हरदार तथा समनेरनाथ गुप्ता। इनका संबंध की बात करें, किस चीज़ से संबंध है जोगीमारा गुफा का, मतलब किस धर्म से संबंध है, तो यह ब्लॉक के अनुसार माना जाता है कि यह ग्रीक या यूनानी है। ठीक है, जोगीमारा गुफा का जो संबंध है ब्लॉक के अनुसार माना जाता है यह ग्रीक या यूनानी है तथा हीरालाल के अनुसार यह बौद्ध धर्म की मानी जाती है। रामकृष्ण दास इसको जैन धर्म की मानते हैं तथा असित कुमार हरदार इसको हिंदू धर्म को मानते हैं। आपको पता है असित कुमार हरदार और समनेरनाथ गुप्त ने जो है 1914 ईस्वी में इसकी खोज की थी। असित कुमार हरदार और समनेरनाथ गुप्त ने 1914 ईस्वी में खोज की थी। तो असित कुमार हरदार के अनुसार यह हिंदू धर्म से संबंधित है, तो यह वरुण देवता का मंदिर है। बल्कि रामकृष्ण दास मानते हैं कि यह गुफा जैन धर्म से संबंधित है, जबकि हीरालाल मानते हैं कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है तथा डॉक्टर ब्लॉक मानते हैं, जो इस गुफा का निर्धारण किए थे 300 ईसा पूर्व, उनका मानना है कि यह ग्रीक या यूनानी है। ठीक है, वीडियो देख लें चल रहा कि नहीं। वीडियो ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जो गुफा के आसपास जो गांव हैं वहाँ पर जो कहानी चर्चित है वो कहानी इस प्रकार है कि एक जो है सुतनुका नाम की देवदासी थी जिसका नाम सुतनुका था। ठीक है, वह रूपदक्ष देवदिन के प्रेम वियोग में पागल हो गई थी। किसके? रूपदक्ष देवदिन नाम के एक व्यक्ति था, यह राजा था। ठीक है, कोई भी मान के चलो। उसके प्रेम में कौन पागल हो गई थी? सुतनुका नाम की एक देवदासी। ठीक है, इस मंदिर के मतलब सुतनुका उसका नाम थे युवती का। वह रूपदक्ष देवदिन के प्रेम में पागल हो गई थी और वह जब पागल हो गई थी तो उनका जो प्रेम था वह पास के उस लोगों को जो है पसंद नहीं आया। उसका प्रेम जो है पास के कुछ लोगों को पसंद नहीं आया उस समय के, तो उन्होंने जो है रूपदक्ष को मरवा दिया। रूपदक्ष को मरवा देने के बाद जो सुतनुका नाम की देवदासी, मतलब सुतनुका नाम की जो लड़की थी, वह अपने को जो है देवदासी स्वीकार कर ली। देवदासी का मतलब होता है एक कुंवारी कन्या जो कि अपनी पूरी जिंदगी में शादी नहीं करेगी और वह जो है भगवान को अपना पूरा जीवन अर्पण कर देगी, मतलब भगवान को पूरी जिंदगी पूजा करेगी। कुंवारी लड़की पूरी जिंदगी
उसको देवदासी बोलते हैं। तो उसने अब देवदासी को स्वीकार कर लिया और जो है वह बोली कि मैं मंदिर में ही रहूँगी। और उस मंदिर का नाम क्या रखा गया? उस मंदिर का नाम रखा गया वरुण देवता का मंदिर। ठीक है। तो जो सुतनुका नाम की देवदासी से वह रूपदक्ष देवदिन के उसमें पागल हो गई थी। रूपदक्ष देवदिन के मृत होने के बाद जो है वह उसने देवदासी स्वीकार कर लिया और देवदासी बनकर वही जोगी मारा गुफा में, जिसको हम वरुण देवता का मंदिर कहते हैं, वहीं पर रह करके अपना जीवन इसने अपना जीवन निर्वाहन किया। इस गुफा के माप को देखते हैं तो माप इसकी है 10 × 6 × 6 फुट में मानी जाती है। 10 फुट लंबी, 6 फुट चौड़ी तथा 6 फुट ऊंची। ठीक है। जो जोगी मारा गुफा की माप है 10 × 6 × 6 मानी जाती है। समय के अनुसार गुफा के नाम कौन कौन से सन में गुफा के नाम पड़े? तो 10वीं शताब्दी में गुफा का जो नाम था, 10वीं शताब्दी मतलब 9 ईस्वी के आसपास, उस समय इस गुफा को हम दंडौर नाम से जानते थे। 10वीं शताब्दी में जोगी मारा गुफा को हम दंडौर नाम से जानते थे। इस बार रामायण काल में जो है इसको हम झारखंड नाम से जानने लग गए थे। जब जिस समय रामायण लिखी गई थी, ये उस समय की बात हो रही है। रामायण काल का मतलब ये नहीं है कि तुम वहाँ पहुँच जाओ भगवान श्री राम के पास। तो रामायण काल में इसको झारखंड नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग इसको बांग्ला या बोगरा बोलते हैं। जोगी मारा गुफा को स्थानीय लोग बांग्ला या बोगरा बोलते हैं। वहाँ पर कई गुफाओं को जो है बोगरा नाम से संबोधित किया गया है। छत्तीसगढ़ या एमपी के आसपास के क्षेत्र को। तो अन्य गुफाएं जो इसके आसपास है, ठीक है, उनमें से बात करें तो सीता बोंगरा, लक्ष्मण बोंगरा, वशिष्ठ बोंगरा, कबीर गुफा, सिंह द्वार, रावण द्वार तथा काली मंदिर। ठीक है। कबीर गुफा को काली मंदिर नाम से जाना जाता है। जो अन्य आसपास गुफाएं हैं उनमें से हो गई सीता बोंगरा, लक्ष्मण बोंगरा, वशिष्ठ बोंगरा, कबीर गुफा जिसको काली मंदिर के नाम से जानते हैं, सिंह द्वार और रावण द्वार। तो अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोगी मारा गुफा के पास में स्थित कौन सी गुफाएं हैं। ठीक है। तो उसमें से जो सीता बोंगरा गुफा है वह सबसे पास है जोगी मारा को, तो इसका विकल्प होगा सीता बोंगरा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जोगी मारा गुफा के पास कौन सी गुफा स्थित है, तो वह है सीता बोंगरा की गुफा। सीता बोंगरा जो गुफा है वह मतलब प्रथम नाट्यशाला मानी जाती है। भारत की प्रथम नाट्यशाला या विश्व की मान के चलो विश्व की भी मानी जाती है। ठीक है। विश्व की प्रथम नाट्यशाला कौन सी है? सीता बोंगरा गुफा, इसलिए इसको याद कर लेना। विश्व की प्रथम नाट्यशाला है सीता बोंगरा गुफा। भारत में सर्वप्रथम भित्ति चित्र यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? जोगी मारा गुफा से सर्वप्रथम भित्ति चित्र। मैंने बताया था कि जोगी मारा गुफा वह एक प्रकार की भित्ति चित्रण, मौर्यकालीन भित्ति चित्रण है। अब है कि समरेंद्रनाथ गुप्त, असित कुमार हरदा ने इन गुफाओं से प्राप्त चित्रों को 7 खंडों में वर्णित किया है। समरेंद्रनाथ गुप्त तथा असित कुमार हरदार ने 1914 ईस्वी में जोगी मारा गुफा की खोज की थी। ठीक है। तो समरेंद्रनाथ गुप्त तथा असित कुमार हरदार ने गुफाओं में प्राप्त चित्रों को 7 खंडों में वर्णित किया है। ठीक है। जोगी मारा में प्रयोग हरे रंग को, चलो इसको काट देते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, आगे चलते हैं। जोगी मारा का चित्रण है सफ़ेद धरातल पर। सफ़ेद धरातल पर मतलब उसकी जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है चित्र का, वह क्या है? वह व्हाइट है, पर लाल रंग से चित्रकारी करते थे। ठीक है। तथा सीमांकन काले रंग से, वह हंसी पीले रंग से बनाए जाते थे। जोगी मारा गुफा में जो चित्र बने हैं तो उसके जो हंसी है वो पीले रंग के बनाए जाते थे, जो सीमांकन है वह काले रंग से बनाए जाते थे। सीमांकन का मतलब जो सीमा का अंकन करना है, मतलब बाह्य रेखा, वह काले रंग से बनाई जाती थी तथा जो चित्रण था वह लाल रंग से बनाया जाता था तथा जो पृष्ठभूमि थी वह सफ़ेद थी। जो हंसिया था जोगी मारा गुफा का वह पीले रंग का था, काले रंग से उसके बॉर्डर बनाए जाते थे, लाल रंग से चित्र बनाए जाते थे और जो पृष्ठभूमि थी वह व्हाइट कलर की थी। हमारी जोगी मारा गुफा यहाँ पर समाप्त हो गई। ठीक है। जोगी मारा गुफा को अलग अलग नाम से जाना है, एक बार तुमको बता दे रहा हूँ मैं। असित कुमार हरदार जिन्होंने इसको खोज की 1914 ईस्वी में, वो मानते हैं कि यह हिंदू धर्म से संबंधित है, वरुण देवता का मंदिर है। रामकृष्ण दास इसको जैन धर्म का मानते हैं, हीरालाल इसको बौद्ध धर्म का मानते हैं तथा जो ब्लॉक है जिन्होंने इसका 300 ईसा पूर्व जोगी मारा गुफा का समय निर्धारण किया था, वो मानते हैं कि ग्रीक या यूनानी काल की गुफा है।
आगे चलते हैं, जो बौद्ध धर्म की कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं उनको देख लेते हैं। अभी बीच में एक दो जैन धर्म की गुफाएं और आए हैं, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं उनमें से जो मुख्य मानी जाती हैं, जैसे अजंता, बाघ, बादामी, सिगरिया, सित्तनवासन, इनको आप एक सांस में याद कर लीजिएगा। अजंता, बाघ, बादामी, सिगरिया, सित्तनवासन। बौद्ध धर्म से प्राप्त प्रमुख स्तूपों के बारे में एक बार देख लेते हैं। जो सांची का स्तूप है, भरतहुत का स्तूप है, अमरावती और कार्यालय और भज, ये सब महाराष्ट्र में पड़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से याद करना आप? सांची, भरहुत, अमरावती, कार्यालय, भज। सांची, भरहुत, अमरावती, कार्यालय और भज। सांची, ठीक है, सांची, भरहुत, अमरावती, कार्यालय और भज, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। और जो नागार्जुन कोंडा नाम का स्तूप है, नागार्जुन कोंडा नाम से आप समझ गए होंगे ये कहाँ की बात हो रही है, साउथ इंडिया की। तो नागार्जुन कोंडा नाम का जो वो है स्तूप है वह है तेलंगाना में, ठीक है। आगे चलते हैं। डॉक्टर मोतीचंद ने बौद्ध धर्म और चित्रकला, डॉक्टर मोतीचंद ने बौद्ध धर्म और चित्रकला नामक शीर्षक लेख में यह जानकारी दी है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए स्तंभ, शीर्षों, वेदिका सूत्रों, स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये तो सभी जानते हैं यार। आगे चलते हैं। बौद्ध युग में प्रमुख ग्रंथ, ठीक है। तो जो पाठ शासकों के समय बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे वो कुछ हैं, उनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक हो गए अष्टसाहित्रिका, दूसरा है प्रज्ञापारमिता, तीसरा है पेंजरा, चौथा है महामयूरी गंडव्यूह। अष्टसाहित्रिका, प्रज्ञापारमिता, पेंजराच्छा, महामयूरी गंडव्यूह। जो महामयूरी गंडव्यूह ग्रंथ है उसको बौद्ध देवी देवताओं के जो महामयूरी गंडव्यूह बौद्ध ग्रंथ है इसमें बौद्ध देवी देवताओं के चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब है लामा तारानाथ, जो तिब्बत के निवासी थे। उन्होंने बौद्ध शैलियों को 3 भागों में बांटा, देव शैली, नाग शैली तथा यक्ष शैली, ठीक है। लामा तारानाथ जो तिब्बत के निवासी थे उन्होंने बौद्ध शैलियों को 3 भागों में बताया। एक थी देव शैली, दूसरी थी यक्ष शैली तथा तीसरी थी नाग शैली। तो जो देव शैली थी लामा तारानाथ के अनुसार, ठीक है, देव शैली का जो केंद्र था, सेंटर था, वो मगध था। देव शैली का जो सेंटर था वह मगध था। तो देव शैली के मगध का जो संरक्षक, जो शासक था, वह कौन सा था? बिंबिसार था। देव शैली मगध उसका सेंटर था। मगध का जो संस्थापक था, तो उस समय का जो राजा था, जो कला को संरक्षण प्रदान करता था, वो था बिंबिसार। बिंबिसार एक सुपर चित्रकार भी था। अब है यक्ष शैली। तो यक्ष शैली जो है उसका जो सेंटर था वह था राजपुताना। यक्ष शैली का जो सेंटर था वह राजपुताना था। वह अशोक के समकालीन थी। यक्ष शैली थी, अशोक समकालीन थी। उसका सेंटर था राजपुताना। तो जो यक्ष शैली के प्रमुख चित्रकार थे उनका नाम था आचार्य श्रृंगधर। यक्ष शैली के प्रमुख चित्रकार जी का नाम क्या था? उनका नाम था आचार्य श्रृंगधर। आगे चलते हैं। नाग शैली बताना भूल गया। नाग शैली है, तो नाग शैली उसका जो सेंटर था वह बंगाल था। नाग शैली थी नागार्जुन के समकालीन थी तथा इसके जो चित्रकार थे नाग शैली की वह धीमान थे तथा उसके पुत्र विथपाल थे। नाग शैली जब आगे पढ़ेंगे तो धीमान और उसके पुत्र विथपाल का जो है जिक्र आएगा तथा बंगाल की कला के बारे में पढ़ेंगे तब उसका जिक्र आएगा, क्योंकि नाग शैली का सेंटर ही बंगाल था। अब हम आते हैं फिर से गुफाओं के बारे में। थोड़ा सा बेसिक जानकारी थी। अब आते हैं अजंता गुफा के बारे में, ठीक है। तो अजंता गुफा बघौर नदी के किनारे स्थित है। अजंता गुफा हमारी बघौर नदी के किनारे स्थित है। इसका जो समय है वह 200 ईसा पूर्व से 628 ईस्वी माना जाता है। अजंता गुफा बघौर नदी के किनारे स्थित है। इसका समय 200 ईसा पूर्व से 628 ईसा पूर्व
माना जाता है। और अजंता कहाँ पर हमारी महाराष्ट्र में है। तो अजंता गुफा जो हमारी है वह महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में कहाँ पर है? तो है महाराष्ट्र में जो है विंध्याचल पर्वतमाला में जो है अजंता गुफा हमारी महाराष्ट्र के विंध्याचल पर्वतमाला के सतपुड़ा पहाड़ी के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के जिष्टा या फरादापुर ग्राम के पास है। ठीक है, अजंता गुफा राज्य बोले तो महाराष्ट्र में है, पर्वतमाला विंध्याचल है, पहाड़ी सतपुड़ा है, जिला औरंगाबाद है। जिला अधिकतर पूछता है बस हो गया, या नदी पूछता है तो बाघोर नदी है। जिला औरंगाबाद है, ग्राम अजिष्टा है। अजंता की खोज है तो 1890 ईस्वी में मद्रास सेना के अफसर जॉन स्मिथ ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अजंता गुफा की खोज जो है 1890 ईस्वी में मद्रास सेना के अफसर जॉन स्मिथ ने इसकी खोज की थी। सॉरी, मैं 1819 से शायद 1890 बोल गया था, 1819 ईस्वी में। अजंता गुफा है वह कौन सी शैली पे बनी है? इसकी बात करें तो वह देव शैली पे बनी हुई है। देव शैली के शासक कौन थे? बिंबिसार जी थे, जिसका सेंटर मगध था। गुफा की बात करें अजंता गुफा की तो यह गुफा अर्धचंद्राकार के रूप से में बनी हुई है। अर्धचंद्राकार के रूप में मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे जिस तरह पहाड़ है, ये पहाड़ है, उसके नीचे से बाघोर नदी जा रही है, उसी पहाड़ पे जो है काट करके ये गुफा बनाई गई है। मतलब सतपुड़ा पर्वत पे जो है ये गुफा बनाई गई है। ये गुफा अर्धचंद्राकार है और जो इसकी ऊंचाई है वह 75 मीटर है। अजंता गुफा की ऊंचाई जो है 75 मीटर है और यह गुफा अर्धचंद्राकार है। अब इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था अजंता गुफाओं का। अब स्थान से इसकी दूरी देख लेते हैं अजंता गुफा की। तो अजंता गुफा की जो दूरी है वह औरंगाबाद से 106 किलोमीटर है। अजंता गुफा की दूरी औरंगाबाद से 106 किलोमीटर है, जलगांव स्टेशन से 61 किलोमीटर है, अजिष्टा ग्राम से 11 किलोमीटर है तथा फरादापुर से सिर्फ 2 किलोमीटर है। अजंता का जो है दूरी है फरादापुर से सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर, अजिष्टा ग्राम से 11 किलोमीटर, जलगांव से 61 किलोमीटर तथा औरंगाबाद से 106 किलोमीटर। देखो ये जो दूरी है उसमें से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का हमेशा हर बुक में अंतर रहता है, इसलिए दूरी के लिए टेंशन नहीं लेने का, खाने का, पीने का, सोने का, पढ़ने का। ठीक है, जिंदगी में टेंशन नहीं लेने का। अब कुछ ग्रंथों के अनुसार पता चलता है कि चीनी यात्री हुनसेंग ने यहाँ की यात्रा की थी अजंता गुफा की। बौद्ध कला की सर्वाधिक ख्याति अजंता से उजागर होती है। इसका कहने का मतलब है कि जितनी भी गुफाएं हैं बौद्ध धर्म की, उनमें से अजंता गुफा सबसे प्रतिष्ठित बौद्ध धर्म के लिए मानी जाती है, जिससे बौद्ध धर्म की ख्याति प्राप्त होती है। इन भित्ति चित्रों में महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं एवं जातक कथाओं का वर्णन है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जो जीवन में घटित हुई घटनाएं हैं और जो जातक कथाओं का वर्णन, जातक कथा मतलब बुद्ध की पूर्व जन्म की कथा। ठीक है, कई लोग इसको काल्पनिक मानते हैं। जातक कथाओं के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कई लोग इसको काल्पनिक मानते हैं तथा कई लोगों का मानना है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया था, जिसको सुन करके इनके शिष्य या अदर मान लो, उन्होंने जो है जातक कथाओं का निर्माण किया। तो जो जातक कथाएं हैं वह गौतम बुद्ध के पूर्व की जन्म की कथाएं हैं कि उसके पूर्व जन्म में गौतम बुद्ध किसी जानवर के अवतार में जन्म लिए, किसी मघेलिया के अवतार में जन्म लिए, और उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में उल्लेख है। इस समय काल में अजंता बाघ सिगरिया श्रीलंका गुफाओं का निर्माण हुआ। ठीक है,
कहने का मतलब अजंता के समय में मेवाग और सिगरिया गुफाओं का निर्माण हुआ। सिगरिया गुफा मतलब श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। सिगरिया श्रीलंका, सिगरिया श्रीलंका, ये याद कर लीजिएगा। ये गुफाएं घोड़े के नाल के आकार में, ठीक है। घोड़े के नाल के आकार मतलब घोड़े के नाल भी अर्धचंद्राकार होता है। टेंशन ना लेना कि पहले भाई ने बताया था अर्धचंद्राकार, अब बता रहा घोड़े के नाल में। ये गुफाएं घोड़े के नाल के आकार की हैं, जिसकी लंबाई 600 गज है। 600 गज है, ठीक है। 600 गज को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 गज बराबर 1 गज बराबर 0.91 मीटर होता है। तो 600 गज है तो ये लगभग मेरे हिसाब से 470 मीटर के आसपास आएगा। इनकी लंबाई है 600 गज है। यह गुफा पूर्व से पश्चिम की ओर बनी हुई है, ठीक है। यह गुफा पूर्व से पश्चिम की ओर बनी हुई है। इन गुफाओं की संख्या टोटल 30 है, पर जो लास्ट गुफा संख्या है वह 29 है। अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी संख्या टोटल 30 है, लेकिन जो लास्ट संख्या है वह 29 है। आप कहोगे कि गुफाएं तो 30 है लेकिन इनकी संख्या 29 कैसे हो गई? तो बीच में एक गुफा बाद में खोजी गई थी 1956 ईस्वी में, जिसका नाम 15A रखा गया। वह गुफा 14 है और 15 के बीच में थी, तो हो गई 30, ठीक है। 29 ये थी, 1 से 29 नंबर तक, 1 2 3 4 गुफा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह। बीच में एक और खोजी गई जिसका नाम 15A रख दिया गया, जिससे यह गुफाओं की संख्या 30 हो गई। गुफा संख्या 14 व 15 के बीच 15A है जो 1956 में खोजी गई, ठीक है। गुफा संख्या 8 से 13 तक कुल 6 गुफाएं हीनयान से संबंधित थी, बाकी महायान से संबंधित है। हीनयान और महायान के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो हीनयान है वह गौतम बुद्ध के दिए हुए उपदेशों को मानता है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, मतलब कि भिक्षु जीवन वगैरह वगैरह। जो महायान है वह सांसारिक जीवन के साथ बुद्ध को स्वीकार करता है। यह महायान की काबिलियत मानी जाती है। तो गुफा नंबर 8 से 13 यह हीनयान से संबंधित है। 8 से 13 मतलब तुम कहोगे 8 5 तो 13 होता है, और 8 से 13 मैंने बोला है, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 कितने हो गए? 3 3 6 गुफाएं हो गई। 8 से 13, 8वीं की भी हम जोड़ कर चलेंगे। 8 9 10 11 12 13, 8 से 13 तक टोटल 6 गुफाएं हमारी हीनयान से संबंधित है। बाकी जितनी भी गुफाएं हैं वह महायान धर्म से महायान से संबंधित हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 रूपों में माना जाता है, विहार और चैत्य, ठीक है। विहार और चैत्य। चैत्य गुफाएं का मतलब होता है कि जिन गुफाओं में पूजा की जाती है, और विहार गुफा का मतलब जिन गुफाओं में हम निवास करते हैं या जिन गुफाओं में हम रात को सोते हैं या रहते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन का जो कार्य हम करते हैं वह विहार में करते हैं, और जो हम पूजा पाठ करते हैं चैत्य गुफाओं में करते हैं। दैनिक जीवन का कार्य हम विहार गुफाओं में करते हैं तथा पूजा स्थल का कार्य हम चैत्य गुफाओं में करते हैं। तो जो चैत्य गुफाएं हैं उनकी संख्या 5 है। चैत्य गुफाओं की संख्या 5 है। वो कौन कौन से हुए? 9 10 19 26 29। इनको एक लाइन में रख लेना। 9 10 19 26 29, 9 10 19 26 29, यह आपकी चैत्य गुफाएं हैं, ठीक है। अब अजंता की गुफा टेम्परा या फ्रेस्को तकनीक के माध्यम से चित्रित की गई, ठीक है। अजंता की गुफा जो है वह टेम्परा माध्यम से चित्रित की गई है, उसकी पृष्ठभूमि फ्रेस्को माध्यम से चित्रित की गई है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे भी बताऊंगा। जो गुफाएं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिन गुफाओं से चित्र प्राप्त हुई वह कौन कौन सी हैं।
जिन गुफाओं से चित्र प्राप्त हुए हैं वह गुफाएं कौन कौन सी हैं? तो वह गुफाएं 1, 2 हैं, 16, 17 हैं और 9, 10 हैं। ठीक है, जिन गुफाओं से चित्र प्राप्त हुए हैं वह 1, 2 गुफा संख्या 1, 2 गुफा संख्या 9, 10 गुफा संख्या 16, 17 है। अब थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ कि जो स्तूप होते हैं, बौद्ध धर्म में जो स्तूप है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। शारीरिक, उद्देशिक, परिभौमिक, संकल्पित। 4 प्रकार के स्तूप बताए गए हैं। शारीरिक, उद्देशिक, परिभौमिक, संकल्पित। शारीरिक का मतलब है कि जो शरीर के अंग के समान हो। उद्देशिक का मतलब है बुद्ध द्वारा यात्रा किए गए स्थानों पर बनाए गए। परिभौमिक का मतलब है प्रस्तुत की गई वस्तुएं, प्रयोग की गई वस्तुएं। तो संकल्पित का मतलब है बौद्ध श्रद्धालुओं द्वारा बनाए गए स्तूप। इसको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए आप। अब अजंता के इतिहास की बात करते हैं। तो अजंता गुफाओं के इतिहास के पहले मैं कुछ शब्दावली पर विशेष ध्यान खींच रहा हूँ कि जो एक चिंजारो शब्द है जो कि बौद्ध धर्मों के ग्रंथों से जो प्राप्त होते हैं, चिंजारो शब्द है, उसका अर्थ जो है शिल्पी होता है। शिल्पी का मतलब चित्र। जो चिंजारो है उसका अर्थ शिल्पी होता है। जो लेड है उसका अर्थ गुफा होता है। तथा जातक है तो जातक मतलब बुद्ध की पूर्व जन्म की कथा, जातक शायद सभी को मालूम होगा। चिंजारो गुफा का अर्थ होता है शिल्पी तथा लेड का अर्थ है गुफा। चिंजारो का अर्थ है शिल्पी और लेड का अर्थ है गुफा। अब इतिहास के बारे में देखते हैं। अजंता गुफा का सर्वाधिक काल वाकाटक काल में हुआ। अजंता गुफा का जो सर्वाधिक काल है वह वाकाटक काल है, जबकि सर्वश्रेष्ठ काल जो हुआ वह गुप्त काल में हुआ। इसका कहने का मतलब है कि गुप्त काल में बहुत अच्छा कार्य हुआ अजंता गुफाओं में, लेकिन जो लंबे समय तक कार्य खींचता चला गया वह वाकाटक साम्राज्य में है। अजंता की गुफा संख्या 19 सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है। अजंता की गुफा संख्या 4 है जो सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है। इसमें मौर्यकालीन पालिश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब कि जो समय के अनुसार कौन सी गुफा सबसे प्राचीन है, सबसे पहले बनाई गई थी, वह मानी जाती है गुफा संख्या 13 है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि उसमें मौर्यकालीन की पालिश प्राप्त हुई है कि मौर्यकालीन गुप्त और स्वरूप के पहले का समय काल था। अजंता में चित्रण के दृश्य से सर्वाधिक प्राचीन गुफा संख्या 9, 10 है। अजंता में चित्रण के दृश्य से सर्वाधिक प्राचीन गुफा संख्या 9, 10 है। अर्थात अजंता की गुफा नंबर 9, 10 में सर्वाधिक प्राचीन चित्र हमें प्राप्त होते हैं। अजंता में सबसे बाद में चित्रित गुफा गुफा संख्या 1 है। ठीक है, जिसको नवीन गुफा के नाम से भी जाना जाता है। वह कौन सी है? गुफा संख्या 1 में सबसे बाद में चित्र बनाने के उल्लेख मिलते हैं। यह भी प्राप्त होता है कि गुफा नंबर 1 सबसे बाद में भी बनाई गई थी। गुफा भी बनाई गई थी बाद में तथा इसके चित्र भी बाद में बनाए गए थे। ठीक है, वर्तमान में अजंता में गुफाओं में मैंने बताया था 1, 2, 9, 10 और 16, 17 में चित्र प्राप्त होते हैं। अब अजंता का नामकरण कैसे पड़ा अजंता गुफाओं के बारे में, ये पहले बता देना था, लेकिन नोट्स में मैंने बाद में लिखा इसलिए बाद में बता रहा हूँ कि जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम था महामयूरी, उसमें एक शब्द का उल्लेख है अजंता अंजय। ठीक है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है महामयूरी, उसमें एक शब्द उल्लेख है अजिता अंजय। अजिता अंजय, तो अजिता अंजय शब्द से अर्थ लगाया जाता है कि शायद इसी नाम से अजंता गुफा को नाम पड़ा। दूसरा ये भी माना जाता है कि जो भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध हैं, जो मतलब जैसे हमारे बोले तो वैष्णव धर्म या हिंदू धर्म में मानते हैं कि भगवान विष्णु या भगवान श्री राम कल के अवतार में भविष्य में जन्म लेंगे। इस तरह बुद्ध धर्म में मानते हैं कि गौतम बुद्ध का जो भविष्य में अवतार होगा वह आजित नाम से होगा। आजित नाम से होगा, अतः आजित से अजंता नाम मिलता जुलता है, तो ये भी मानते हैं कि आजित नाम से अजंता नाम रख सकते हैं। से आजित साउथ का सुपर स्टार भी है। अजंता की खोज तथा उनकी प्रतिलिपियों के बारे में देख लेते हैं। तो ये बहुत बोरिंग है,
इतने सन है कि इसमें क्या बताया जाए। चलो फिर भी, तो इसकी खोज के बारे में मैंने आपको बताया था कि जॉन स्मिथ ने की थी, ठीक है। तो 1819 ईस्वी में 28 अप्रैल 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने अजंता गुफाओं की जो खोज की थी उसके बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उसके बारे में उल्लेख जो मिलता है वो है कि अजंता की गुफा नंबर 10 के 13वें खंभे के सम्मुख जो है एक लेख है, उसमें इसके बारे में उल्लेख है। तो पूछ लेता है कि जॉन स्मिथ का उल्लेख कौन सी गुफा के सामने है, तो वह 10वीं गुफा के सामने है, 13वें खंभे के सामने है, 10वीं गुफा के 13वें खंभे के सामने है। जॉन स्मिथ जो थे वह मद्रास के 26वें बटालियन के सैनिक थे, ठीक है, मद्रास के 26वें बटालियन के सैनिक थे। अब आगे देखते हैं 1819 में तो खोज हो गई अजंता की। विलियम स्कर्नी ने 1822 ईस्वी में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में एक लेख छपवाया था। अजंता गुफाओं के बारे में विलियम स्कर्नी ने 1822 ईस्वी में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में एक लेख छपवाया था। सन 1824 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं का आंखों देखा हाल विवरण तैयार किया। 1824 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं का आंखों देखा हाल का विवरण तैयार किया, मतलब चित्र नहीं बनाया उन्होंने, आंखों देखा जो हाल उसके बारे में लिखा 1824 में। तथा 1829 ईस्वी में इन्होंने लंदन के ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी में इस लेख को प्रकाशित करवाया। सर जेम्स अलेक्जेंडर ने 1829 ईस्वी में ट्रांस ऑफ रॉयल सोसाइटी नाम के एक लेख में इस गुफाओं के बारे में उल्लेख करवाया। सन 1829 ईस्वी में कैप्टन राल्फ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में इन गुफाओं का विवरण प्रकाशित करवाया। 1829 ईस्वी में किसने, कैप्टन राल्फ ने जो है प्रकाशित करवाया, किस पुस्तिका में, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में। सन 1839 ईस्वी में विलियम ब्लैक ने विश्व वर्णीय विवरण बॉम्बे कोर्टयार्ड में प्रकाशित करवाया। 1839 ईस्वी में उसके 10 साल बाद, कैप्टन राल्फ के 10 साल बाद विलियम ब्लैक ने बॉम्बे कोर्टयार्ड उस समय की अखबार रहा होगा या पत्रिका रही होगी, ठीक है, मेरे हिसाब से पत्रिका उस समय ज़्यादा चलती थी। तो जो बॉम्बे कोर्टयार्ड में इन्होंने 1839 ईस्वी में एक विवरण प्रकाशित करवाया जो कि एक विश्वव्यापी विवरण था। सन 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड में इस विवरण को पढ़कर सुनाया। 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड में इसका विवरण पढ़ के सुनाया। इसका विवरण अजंता गुफाओं के बारे में। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने एक कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में अजंता की प्रतिलिपियां बनाने के लिए भारत भेजा। सन 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने कुशल चित्रकार जिनका नाम था मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में अजंता की प्रतिलिपियां बनाने के लिए भारत भेजा। ये 1847 से इन्होंने 1857 तक कार्य किया। 1800 ये आगे भी कार्य करना चाहते थे लेकिन 1857 ईस्वी का विद्रोह हो गया था, आपको पता है, ठीक है। तो ये भी माना जाता है कि मेजर रॉबर्ट गिल पहले अंग्रेज थे जिन्होंने अजंता गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की हैं। 1857 ईस्वी में रॉबर्ट गिल ने लगभग 30 चित्रों को बनाया। इन्होंने इन चित्रों को जो है इंग्लैंड के सिटी होम के क्रिस्टी पैलेस में प्रदर्शित करवाया, ठीक है। आगे 1866 ईस्वी में भीषण आग के कारण 25 चित्र नष्ट हो जाते हैं, जिनमें से 5 चित्र शेष बच जाते हैं। क्रिस्टी पैलेस में आग लग जाती है 1866 ईस्वी में, जिनसे 25 चित्र जो है नष्ट हो जाते हैं तथा 5 चित्र बचते हैं।
बचे हुए चित्रों को मिसेज स्फीयर ने एशियंट इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित करवाया। ठीक है, बचे हुए चित्रों को मिसेज स्फीयर ने एशियंट इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित करवाया। अब आगे सन 1875 से 85 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के आदेशों पर मेजर जॉन ग्रिफिन ने तैल रंग चित्र तैयार किया। फिर 1872 ईस्वी में 1885 ईस्वी में मेजर जॉन ग्रिफिन ने इन चित्रों को तैयार कराया। इससे पहले गिल ने मेजर रॉबर्ट गिल ने तैयार किया था। पूछ सकता है दूसरा अंक अजंता गुफाओं का चित्र किसने तैयार किया, तो मेजर रॉबर्ट गिल को मान सकते हैं हम। 1928 ईस्वी में अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हो गई। सन 1809 से 11 ईस्वी में लेडी हरिंघम की अध्यक्षता में असित कुमार हरदार, शमनेरनाथ गुप्त, नंदलाल बोस तथा सैयद अहमद रजा, मोहम्मद फजलुद्दीन और के वेंकटप्पन ने चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। 1809 ईस्वी में लेडी हरिंघम, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं, वह इंडिया आती हैं तथा उस समय के कुछ प्रसिद्ध चित्रकारों को लेकर के अजंता पहुंचती हैं तथा उनकी एक अच्छी प्रतिलिपियां तैयार करवाती हैं। अजंता गुफाओं के वक्त की प्रतिलिपियां जो उस समय जो उनके साथ कलाकार गए उनके बारे में पूछ लेता है, तो उनके नाम हैं नंदलाल बोस, शमनेरनाथ गुप्त, असित कुमार हरदार, सैयद अहमद, मोहम्मद फजलुद्दीन के वेंकटप्पा। फिर 1915 ईस्वी में इन प्रतिलिपियों को इंडिया सोसाइटी ऑफ अजंता फ्रेस्को नाम से प्रकाशित करवाया गया। जो प्रतिलिपियां लेडी हरिंघम द्वारा बनवाई गई थी उनको 1915 ईस्वी में इंडिया सोसाइटी ने अजंता फ्रेस्को नाम से प्रकाशित करवाया। सन 1953 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अधीन में ले लिया। अजंता गुफाओं का अजंता गुफाओं का संरक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1953 ईस्वी में ले लिया। सन 1965 ईस्वी में मदनजीत सिंह ने द पेंटिंग ऑफ अजंता ग्रंथ प्रकाशित करवाया। ठीक है, सन 1965 ईस्वी में मदनजीत सिंह ने द पेंटिंग ऑफ अजंता ग्रंथ प्रकाशित करवाया। सन 1983 ईस्वी में अजंता, एलोरा, आगरा का किला और ताजमहल, चार चीजें अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा जो कि पास में स्थित है, ताजमहल तथा लाल किला, इनको जो है 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर स्मारक में शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इससे एक क्वेश्चन और याद आ गया, भीमबेटका को जो है 2003 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब अजंता की गुफाओं में जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं उनमें से मैंने बताया था 1, 2, 9, 10 और 16, 17 में चित्र प्राप्त हुए हैं। उन चित्रों में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं।